और इसे स्टार्ट करनी है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तुम म्यूट पे रहो, कभी बोलना हो तो फिर, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस आएगा। ठीक है। और एक काम करो, अनम्यूट पे रहो, कुछ बोलोगे तो हाँ ना मुझे पता लगता रहेगा। म्यूट पे ही रहो। ठीक है। सो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, नॉइस आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइस काफी। ठीक है जी। लेकिन आंसर करते रहना, मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसी हिसाब से बढ़ेंगे आगे। ठीक। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम एमवीसी से। एमवीसी के ट्यूटोरियल सर्च करोगे नेट पे, सबसे पहले आते हैं टीचर्स ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल टीचर करके इस पे जाओगे तो यहाँ पे इसके काफी अच्छे ट्यूटोरियल्स है। ठीक है। इसी से भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने ईएसपी पढ़ी थी। ईएसपी में, ईएसपी भी एक फ्रेमवर्क है काम करने का, और एमवीसी भी है। ईएसपी और एमवीसी में डिफरेंस है, देखो। मैं बात कर रहा हूँ एएसपी डॉट नेट वेब फॉर्म्स की, ठीक है। एक वो आर्किटेक्चर है, और एएसपी डॉट नेट, अब हम एमवीसी आर्किटेक्चर की बात करें। अब जो हमने वेब फॉर्म्स पढ़ा था बेसिकली, उसमें दो चीजें होती थी। क्या? आगे एक पेज लगा होता था, व्यू, और पीछे उसको हैंडल किया जाता था कंट्रोलर से। ठीक है। लेकिन जो एमवीसी है, एमवीसी, एमवीसी का जो आर्किटेक्चर है ना, ये तीन तरीके से आता है। जैसे कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर है। ठीक है। इसमें जो काम करता है, ऐसे समझो, ये है सबसे सिंप्लीफाइड व्यू। यहाँ पे क्या होगा, दिखेगा, जहाँ पे हम HTML CSS लिखेंगे। ठीक है। कंट्रोलर, जहां से हम कंट्रोल करेंगे कि कौन सा डेटा भेजना है, कौन सा डेटा आएगा, कोई रिक्वेस्ट आएगी, कोई रिस्पॉन्स जाएगा, कोई गेट करेगा, आईडी से गेट करना है, डिलीट करना है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनानी है, डेटा को सेव करना है, डिलीट करना है, जो भी हम कंट्रोल करेंगे वो यहाँ से करेंगे। और हाँ, डॉट सी एस वाला पेज, गुड, उसको बोलते हैं हम कंटेनर। ठीक है। उसके बाद आता है मॉडल। मॉडल रखता है डेटा। जो डेटा हम भेजेंगे ना, जैसे कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट की आईडी, नेम, पासवर्ड, तो उसकी एक क्लास बनाऊंगा, उसमें डेटा रखूंगा मैं, और उसको सेंड करूंगा। कहाँ से? कंट्रोलर से सेंड करूंगा। कंट्रोलर क्या करेगा, इस मॉडल में डेटा रखेगा, और इस व्यू को अपडेट कर देगा। व्यू को डेटा चाहिए ना कुछ दिखने के लिए। अगर मुझे टेबल, सॉरी, मुझे टेबल में, सपोज करो मैंने व्यू में एक टेबल बना दी, और टेबल में मुझे डेटा दिखाना, तो डेटा लाने का काम डेटाबेस से कौन करेगा? कंट्रोलर करेगा। ये मॉडल में डेटा भर देगा, और मॉडल को किसको दे देगा? व्यू को दे देगा, कंट्रोलर की हेल्प से। तो व्यू में डेटा दिख जाएगा। अगर कोई फॉर्म है सबमिट करना है, तो व्यू से वही मॉडल भर के किसके पास आएगा? कंट्रोलर के पास आएगा। कंट्रोलर कहाँ? डेटाबेस में डाल देगा। तो ये थ्री वे आर्किटेक्चर है। मॉडल क्या करेगा? देखो, सेग्रीगेट करने के लिए अलग से, अभी मैं दिखाऊंगा। जो आजकल के एप्लीकेशंस है, उसमें डेटा बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। तो डेटा अलग तरीके से हम हैंडल करना होता है, कि एक मॉडल बना दी क्लास, वहां पे सिर्फ हम उसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। ठीक है? किस डेटा को भर के भेजना है। यहाँ पे क्या होता था कि हम यहीं पे बनाते थे, ये बहुत टाइटली कपल्ड हो जाता था वो। कोई भी चेंज करना है यहाँ पे, इसमें भी चेंज करो। ESP में था ना, कि यहाँ पे कोई चेंज किया कॉलम, तो यहाँ पे भी चेंज करो। यहाँ पे हमें फ्रीडम मिल जाती है कि कैसे हम अपने मॉडल को डिफाइन कर सकते हैं। मॉडल में कहीं और से API हिट करके भी डेटा ला सकते हैं, कहीं से भी डेटा ला सकते हैं, डेटाबेस से, API से। बस इस मॉडल को डेटा देना है। काम करने का एक और तरीका है, कि डेटा जो है यहाँ पे रहेगा, ये सिर्फ उसको कंट्रोल करेगा, ये सिर्फ उसको दिखाएगा। क्लियर? इसे बोलते हैं एमवीसी आर्किटेक्चर। इसके ऊपर एमवीसी बनाए। अब ये जरूरी नहीं है कि डॉट नेट में हो, ये दूसरी PHP में भी हम मॉडल व्यू कंट्रोलर इसका यूज कर लेते हैं, जावा में भी
हम बनाते हैं, तो ये आर्किटेक्चर है, काम करने का तरीका है। क्लियर? तो जो एएसपी में, डॉट नेट फ्रेमवर्क में आर्किटेक्चर यूज होता है, उसको हम एमवीसी आर्किटेक्चर बोलते हैं। ये एक पैटर्न है। ठीक है। फिर एमवीसी का अपना फ्रेमवर्क आता है, जिसके अंदर ये एमवीसी क्या है, एक पैटर्न है, काम करने का तरीका है। और ESP डॉट नेट एमवीसी क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है। एमवीसी मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर। हम भी कहीं भी एप्लीकेशन बनाएंगे, उसका मॉडल अलग बनाएंगे, व्यू अलग बनाएंगे, कंट्रोलर अलग बनाएंगे। अब वो चाहे एप्लीकेशन हम कैसे भी बनाएं, जावा में बनाएं, सी शार्प में बनाएं, कहीं पे बनाएं, तो वो पैटर्न है। ESP.NET MVC क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है जो किस पैटर्न पे बेस है, इस एमबीसी मॉडल के बेस पे बेस है, कि इसके अंदर ऐसा आर्किटेक्चर अगर आपको बनाना है तो आप इस एमबीसी को यूज कर पाओ। आजकल तो बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है। ESP.NET पे वेब फॉर्म में पहले चलता था। ठीक है। आजकल कुछ सालों से एमबीसी चल रही है, और एमबीसी का भी अपडेटेड वर्जन आ गया है, एमबीसी कोर, जिसमें ESP और एमबीसी को मिला के आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। क्लियर है? अभी अगर आप कंपनी में जाओगे तो वो एमबीसी मांगेंगे ही मांगेंगे आपसे। एमबीसी आएगी तो कोर अपने आप आ जाएगी। अपने आप मतलब कि एक बेस तैयार हो जाएगा आपको समझने के लिए। कोई भी नई एप्लीकेशन आजकल बनती है तो ASP.NET पे नहीं बन के या तो एमबीसी पे बनती है या तो कोर पे बनती है। जो पुरानी एप्लीकेशन बनी हुई है वो ESP पे बनती है। इस पे आर्किटेक्चर बनाना आसान है। जब बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं, इस पे काम करना आसान है। क्लियर? जैसे अब इसमें ESP क्या है, ये आर्किटेक्चर पैटर्न है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। एमवीसी में मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये एमवीसी सेपरेट करता है तीनों कंपोनेंट को, मॉडल को, व्यू को, कंपोनेंट। मॉडल क्या करता है, शेप्स द डेटा, हमारा डेटा कैसा दिखेगा। एक CSS की क्लास बनाते हैं, उसमें डेटा को स्टोर कराते हैं और भेज देते हैं। मॉडल का काम है। व्यू का काम क्या है, व्यू एक यूजर इंटरफेस है, मतलब यहाँ पे HTML CSS लिखते हैं जो डेटा स्क्रीन पे दिखेगा। और व्यू के अंदर हम रीजर सिंटैक्स लिखते हैं। रीजनल सिंटैक्स का मतलब होता है कि एक तो होता है HTML। ठीक है। हम HTML पेज के अंदर सी शार्प का कोड लिख सकते हैं। सी शार्प तो क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, लेकिन हम इसको HTML के अंदर लिख सकते हैं। उसको बोलते हैं हम रीजर सिंटैक्स। और उस व्यू को बोलेंगे रेजर व्यू। तो इसमें हम रेजर व्यू बना सकते हैं कि HTML का कोड लिखेंगे, उसके अंदर सी शार्प का भी कोड मिक्स करके लिख सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे लिखते हैं। नहीं, सी शार्प के लिए देखो, हमारे पास HTML में टेबल है ना, HTML में तो हम टेबल बना सकते हैं ना, लेकिन टेबल के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, वो डेटा हमें कहीं दिखाना है, तो कैसे करेंगे, तो वो कैसे हैंडल करेंगे, कोड लिख के। एक तो मैं दिखाऊंगा, एक एग्जांपल दिखाऊंगा, तब समझ में आएगा क्यों इसकी जरूरत। तो ये समझ लो अभी कि व्यू में क्या है, यहाँ पे रीजर सिंटैक्स है कि आप HTML के साथ सी शार्प का भी कोड लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोल करता है HTTP रिक्वेस्ट, कि सर्वर से रिक्वेस्ट आई है कि ये पेज खोल दो, ये पेज बंद कर दो, या इसको आईडी की बेसिस को डेटा डिलीट कर दो। तो वो सब कंट्रोलर करेगा। कंट्रोलर हैंडल द यूजर रिक्वेस्ट। टिपिकली द यूजर यूसेस द व्यू एंड रेज द HTTP रिक्वेस्ट। तो यूजर को क्या दिखता है, व्यू दिखता है, वो क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो ये कंट्रोलर क्या करेगा, डेटा रखेगा मॉडल में और इस मॉडल को भेज देगा। तो व्यू में आपको डेटा भी दिखेगा, और जो हमने HTML CSS बनाई है, कलरफुल बनाया है, वो भी दिखेगा। क्लियर? MVC क्या है, मॉडल व्यू आर्किटेक्चर पैटर्न है। मॉडल डेटा को रिप्रेजेंट करता है, व्यू रिप्रेजेंट करता है यूजर इंटरफेस को। ठीक है। और कंट्रोलर रिक्वेस्ट हैंडलर, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो आती है उसको हैंडल करता है। ठीक। तो MVC के जो वर्जन हैं, अलग अलग वर्जन है। ASP.NET MVC 1 2009 में आया था। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो 5.2, जो 14 में आया था, उसका भी लेटेस्ट
जो करंट वर्जन चल रहा है 5.2.9, तो MVC.NET 5 जो लेटेस्ट वर्जन है वो सीखना है, जून 22। तो ये अपडेट होता रहता है। क्लियर। इसमें हम अपनी फर्स्ट ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक, ऐसे हम उसमें ASP में प्रोजेक्ट बनाते थे, इसमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, प्रोजेक्ट पे जाना है, MVC सेलेक्ट करना है, यहाँ पे MVC आएगा। ठीक है, मैं अभी ये करके दिखाता हूँ। ये बेसिकली आर्किटेक्चर। कोड में चलते हैं सीधे कि फर्स्ट एप्लीकेशन इसमें बनाना कैसे है। तो विजुअल स्टूडियो कोड में गए, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमने ASP के लिए सिलेक्ट किया था ना, सेम ही सिलेक्ट करना है, जैसे C#.NET, ASP.NET, MVC वेब API के लिए यही यूज होता है। तो नेक्स्ट करेंगे, नाम रख देंगे MVC बैच 708, ये प्रोजेक्ट का नाम हो गया। क्रिएट किया, इसके अंदर MVC सेलेक्ट किया, ठीक है, और क्रिएट पे क्लिक कर दिया। तो ये MVC का एक बेसिक ऐप सेटअप के साथ आपको दे देगा। अब इसमें कुछ ऑलरेडी फाइल्स बनी हुई आती हैं, भाई मैं एक्सप्लेन करूंगा वो सारी फाइल्स क्या होती है। प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर देखो, ये एक प्रोजेक्ट बन गया, ये बना बनाया प्रोजेक्ट है, इसको एक बार चलाते हैं। बेसिक सी ऐप ये ऑलरेडी डेवलप करके देता है, को रन करते हैं पहले। देखो, ये एक सैंपल एप्लीकेशन इसने बना के दे दी। ये होम पेज है, ये अबाउट पेज है, ये कॉन्टैक्ट पेज है। तो एक बेसिक सेटअप इसने करके दिया है, मतलब एक आर्किटेक्चर इससे बना के दे दिया, इसके ऊपर हम अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले इस आर्किटेक्चर को समझते हैं, इसने कैसे बनाया, क्या चीजें यूज की। देखो, जब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, होम, अबाउट, अबाउट, होम, कॉन्टैक्ट, होम के बाद कॉन्टैक्ट आ रहा है, इस चीज को समझेंगे। URL कैसे राउटिंग हो रही है, कैसे ये पेजेस ओपन हो रहे हैं, कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। उससे पहले क्या समझना है, इसका आर्किटेक्चर समझना है। ये आर्किटेक्चर होता है। प्रॉपर्टीज, ठीक है, कौन सी असेंबली है, रेफरेंस, कौन सी DLLs हमने यूज की हैं। जैसे हम यूज करते थे ना, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा करके, तो वो DLLs का पाथ यहाँ पे दे रखा है। देखो देखो, सिस्टम दे रखा है, कोड दे रखा है, तो ऑलरेडी ये यूज होती है इसमें DLLs। ऐप डेटा, ये अभी खाली है फोल्डर, यहाँ पे एप्लीकेशन का डेटा, अगर हम कोई डेटाबेस से डेटाबेस बना रहे हैं, इंटिटी फ्रेमवर्क बनाएंगे, तो डेटाबेस से रिलेटेड काम हम इस फोल्डर में करेंगे। तो बिल्कुल सेपरेट फोल्डर बना रखा है। क्लियर। ऐप स्टार्ट, इसके अंदर फाइल्स है। ऐप स्टार्ट का मतलब है कि जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है वो कहाँ से कंट्रोल होती है, तो राउटिंग कैसे होती है। तो राउट कॉन्फ़िग में कुछ कोड लिखा हुआ है, ये बताता है कि डिफॉल्ट जो राउट है, इससे भी पहले, ऐप स्टार्ट से पहले फिल्टर और बंडल को समझते हैं। ये कुछ फाइल्स हैं, देखो जे क्वेरी की वैलिडेट, कुछ फाइल्स यूज होती है, ये स्क्रिप्ट यूज हुई है इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी, जे क्वेरी की। तो उनको बंडल्स बना के इस प्रोजेक्ट में कैसे लगाया गया, ये आर्किटेक्चर लेवल पे है, ऑलरेडी सेटअप रहता है इसमें, ठीक है। हमें अपना कुछ और बंडल देना है तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बंडलिंग हो गई। कुछ फिल्टरिंग के पैरामीटर्स हैं, डेटा हैंडल रिक्वेस्ट कैसे करनी है वो यहाँ पे दिया होता है। फिर है राउटिंग, हमारे इसमें राउटिंग कैसे चलेगी। क्लियर। राउटिंग मतलब जैसे ये अभी चल रही है ना, इसमें बताया था ये, जैसे इसमें आ रहा है, ये URL है, कौन सा URL किस पे जाएगा। तो ये बता रहा है कि URL कंट्रोलर एक्शन ID, कंट्रोलर कौन सा, होम कंट्रोलर, और एक्शन कौन सा, इंडेक्स। अभी इसको डिस्कस करेंगे, कंट्रोलर क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। ये समझ लो अभी ये राउटिंग है, मैं इस पे दोबारा आऊंगा राउटिंग पे अभी। तो समझ लो अभी ये किसको कॉल कर रहा है, होम को कॉल कर रहा है और इंडेक्स को कॉल कर। क्लियर। ये, अब इसके बाद कंटेंट, कंटेंट में
कोई भी CSS लगानी है हमें, या कुछ भी इमेजेस रखनी है, वो हम यहाँ पे रखेंगे। कंट्रोलर, कंट्रोलर जैसे मैंने बताया था, कंट्रोलर क्या करता है, एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए बैकएंड पे। तो भी एक होम कंट्रोलर बना है। क्लियर? इसके अंदर देखो कोड लिखा हुआ है। एक कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर क्लास बनी हुई है। ये जो बेस कंट्रोलर है उससे इनहेरिट हुआ है, तो इसके अंदर प्रॉपर्टी आ गई है इस कंट्रोलर की। नहीं, मास्टर पेज अलग है। ये कंट्रोलर है जो हर पेज के पीछे लगा होगा। जैसे हमने ASP में पढ़ा था ना कि लॉगिन पेज बनाते थे, तो लॉगिन पेज की AXPX फाइल होती थी, फिर उसकी CS फाइल होती थी, तो ये CS फाइल है। ये किसकी CS फाइल है? इंडेक्स। अभी इसके व्यूज आएंगे, वो हर पेज की अलग होगी। एक कंट्रोलर के अंदर 3 व्यू बना रखे हैं, अभी बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक है, कंट्रोलर एक है, उसके पीछे 3 व्यू लगा रखे हैं। 3 स्क्रीन खुल रही हैं एक कंट्रोलर से। ASP से इसमें थोड़ा सा अलग है। ASP में हर कंट्रोलर एक ही पेज पे होता है, तो यहाँ से 3 पेज को कंट्रोल किया हुआ है। इंडेक्स पेज को, अबाउट पेज को, और देखो कॉन्टैक्ट पेज को, जो मैंने दिखाए थे अभी, वो 3 पेज यहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं। व्यू का मतलब है कि स्क्रीन कौन सी दिखेगी। फॉन्ट, अभी कंट्रोलर आ गए। फॉन्ट, फॉन्ट इसमें कोई भी फॉन्ट हम यूज करते हैं HTML के, वो यहाँ लगा सकते हैं। मॉडल्स, मॉडल्स में डेटा क्या रखना है, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। स्क्रिप्ट, कोई भी जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स हम एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, वो हम यहाँ रखेंगे। फिर आता है व्यूज। व्यूज जैसे कंट्रोलर होते हैं, हर कंट्रोलर का व्यूज होंगे। तो ये होम कंट्रोलर है, इसके अंदर 3 व्यूज हैं, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इंडेक्स। तो 3 फाइल है देखो। CSHTML मतलब इसमें C# भी लिखी है और HTML भी लिखी है। तो ये स्क्रीन वाला कोड है जो दिख रहा है। यूज दिस एरिया टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट पेज पे ये आ रहा था देखो, अवर माइक्रोसॉफ्ट, तो यहाँ से आ रहा था। इंडेक्स पेज, तो यहाँ से आ रहा था। एक कंट्रोलर, इसको चला के देखा था मैं, तो एक कंट्रोलर से 3 पेज कंट्रोल हो रहे हैं। जैसे ये था ना, तो ये होम कंट्रोलर, ठीक है, इससे ही अबाउट पेज हो रहा है, इससे ही कॉन्टैक्ट पेज हो रहा है। क्लियर? एक के अंदर ही 3 पेज हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्लियर है? व्यूज, उसके बाद ग्लोबल AXPX, ग्लोबल सेटिंग्स करनी है हमें एप्लीकेशन में, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, क्लाउड कन्फिग बंडल की जो हमने सेटिंग की है वो यहाँ पे है। उसके बाद पैकेजेस, कोई भी पैकेज यूज हुए हैं उसमें jQuery के, उनकी डिटेल यहाँ पे आती है, कि हम अपडेट करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी अपडेट हो जाती है। क्लियर? उसके बाद आती है वेब कन्फिग। वेब कन्फिग तो सेम है ASP की तरह, कोई भी सेटिंग्स करनी है हमें एप्लीकेशन लेवल पे, तो हम यहाँ पे करेंगे। क्लियर? भी क्या करते हैं, इनको समझते हैं क्या होता है। हमने एक अपना प्रोजेक्ट बना के देखा। ये पुराना लेआउट है, MVC का एप्लीकेशन बनाया, MVC सेलेक्ट किया, MVC। ठीक है, एक हमें इस तरीके का प्रोजेक्ट मिल गया। इसमें हमने इस फोल्डर का आर्किटेक्चर को समझा। ASP.NET MVC फोल्डर आर्किटेक्चर, और ये आर्किटेक्चर हर एप्लीकेशन में सेम रहता है। आप कोई भी अगर कंपनी में जाओगे, वहां पे ये आर्किटेक्चर ना सेम रहता है। ये MVC का फॉर्मेट है, कोई इसको अपनी तरीके से चेंज ना करे तो अलग बात है, कोई चेंज कर दे तो अलग बात है, वरना ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। हर कंपनी में आपको कंट्रोलर्स मिलेंगे, कंट्रोलर्स व्यूज मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे। तो ये सेटअप कॉमन है जो MVC बनाता है। क्लियर? इस, देखो ऐप डेटा, मैं जैसे बताया था ये फोल्डर है, ऐप डेटा अभी खाली है। इसमें क्या रखेंगे, ऐप डेटा फोल्डर कैन कंटेन एप्लीकेशन डेटा। कोई भी एप्लीकेशन को लोकल DB बनाएंगे, MDF फाइल बनाएंगे, XML फाइल बनाएंगे, या कोई भी डेटा रखेंगे, वो हम इस फोल्डर में रखेंगे। ऐप स्टार्ट, ऐप स्टाइल में देखो मैंने बंडल कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन के स्टार्ट होने पे कौन सी फाइल रन होगी, बंडल कैसे, बंडलिंग कैसे होगी, फिल्टर कैसे लगेंगे, राउटिंग कैसे होगी, वो सब यहाँ पे डिफाइन होता है ऐप डॉट स्टार्ट में। कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हो रखा होता है, अगर आपको चाहिए चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं। फिर आती है कंटेंट फाइल। कंटेंट फाइल में CSS फाइल रख सकते हैं, इमेजेस रख सकते हैं, कोई आइकन्स यूज किए हैं,
वो रख सकते हैं। आइकन होते हैं मतलब छोटे छोटे HTML जैसे कोई पिक्चर लगाते हैं ना, इस तरीके के आइकन, इनको आइकन्स बोलते हैं। तो ये सेव करके आप अपने फोल्डर में सेव कर सकते हो। तो कहाँ करेंगे? कंटेंट में, कि ये हमारी वेब पेज का या एप्लीकेशन का कंटेंट है। तो बूट स्ट्रैप लगानी है, बूट स्ट्रैप भी एक CSS होती है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलर। कंट्रोलर फोल्डर के अंदर कंट्रोलर्स होते हैं जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करते हैं। MVC में जो भी वेब पेज आप खोलोगे उसके पीछे क्या होगा? एक कंट्रोलर लगा होगा जो उस रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा होगा। क्लियर? नेक्स्ट है फॉन्ट। कोई भी फॉन्ट अगर आप यूज कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन में तो आप वो यहाँ रखोगे। फॉन्ट आपका HTML कैसा दिखेगा? HTML के फॉन्ट। मॉडल्स, मॉडल्स में क्लासेस होती हैं जहाँ पे हम डेटा रखेंगे। क्लियर? स्क्रिप्ट, कोई भी स्क्रिप्टिंग फाइल, जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट या जे क्वेरी, कोई भी स्क्रिप्ट अगर हम यूज कर रहे हैं, एंगुलर की स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं, रिएक्ट की यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। क्लियर? स्क्रिप्ट्स को यहाँ पे रखते हैं। व्यूज, कोई भी HTML फाइल बनाएंगे, ठीक है। CS HTML इसका जो होता है, CS HTML क्या करता है कि मैंने बताया था आप HTML के अंदर C# का कोड लिख सकते हो। वो व्यूज आता है, रेजर व्यूज। फिर ग्लोबल एक्सपीएक्स, ग्लोबल सेटिंग करनी है आपको अपनी एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे आता है पैकेज में। कोई भी पैकेज आप यूज करोगे, नया पैकेज, तो न्यूगेट पैकेज मैनेजर, न्यूगेट इसका पैकेज मैनेजर होता है। यहाँ से आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने हैं तो इस पैकेज में करते हैं, उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाती है बाय डिफॉल्ट। इसमें कोई चेंजेस नहीं करने होते। कोई भी आप अगर पैकेज यूज करोगे, उसको इंस्टॉल करोगे, तो वो यहाँ पे दिखा देगा कि कौन सा वर्जन उस पैकेज का है। तो .NET ASP.MVC देखो, अभी हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? 5.2.7 जो लेटेस्ट वर्जन है। jQuery 3.4/1, बूटस्ट्रैप 3.4/1। तो जो हमने यहाँ पे यूज किए हुए हैं पैकेज, उनकी सिर्फ एंट्रीज है यहाँ पे, इससे पता लग जाए कौन सा हम वर्जन उस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है वेब कॉन्फ़िगरेशन। वेब कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है? हेल्प करता है आपको एप्लीकेशन लेवल पे कोई सेटिंग चाहिए होती है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनानी है, सेशन का टाइम आउट करना है, एप्लीकेशन लेवल पे कुछ भी सेटिंग्स आपको करनी है तो वो आप कहाँ करते हो? वेब एप्लीकेशन में करते हो। एप्लीकेशन लेवल कॉन्फ़िगरेशन, तो वेब कॉन्फ़िग। तो ये इसका आर्किटेक्चर है। इतने फोल्डर्स इसके अंदर होते हैं जो एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करते हैं। बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर बना होता है, आपको सिर्फ कोड लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, राउटिंग में बाद में आएंगे, राउटिंग थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। राउटिंग का मतलब होता है कि एप्लीकेशन में आप जब भी URL लिखोगे, यहाँ पे URL लिखते हो, तो कैसे वो आपके एप्लीकेशन को खोल रहा है, कौन सा URL आपने दिया है वो कौन से कंट्रोलर को हिट कर रहा है, तो राउटिंग बताती है। जैसे आप ऐसे, अभी हम बताएंगे, बताऊंगा जब मैं कंट्रोलर बनाऊंगा तब बता। अब कंट्रोलर, पहले कंट्रोलर समझते हैं फिर राउटिंग पे आएंगे। कंट्रोलर क्या करता है? एप्लीकेशन के व्यूज को, मॉडल्स को कंट्रोल करता है। क्लियर है? मतलब क्या है? जैसे मैंने कोई व्यू बना दिया, जैसे यहाँ पे, और मतलब कैसे, पहले थोड़ा थोड़ा कोड करना स्टार्ट करते हैं। व्यूज में भी देखो, व्यूज में पहले इस प्रोग्राम को चलाता हूँ मैं, फिर प्लेन कर। देखो ये एक पेज बना हुआ है, इसके अंदर ये हेडर बना है, होम पे क्लिक कर रहा हूँ, अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये चीज नहीं आ रही है ऊपर, चीजें फिक्स हैं। ठीक है, ये हेडर बना हुआ है। जैसे मास्टर पेज बनाते थे ना, इसमें कौन सा पेज बनाते हैं? व्यूज के अंदर, व्यूज के अंदर से होम के व्यूज है शेयर्ड व्यूज। ठीक है, शेयर्ड व्यूज में जाएंगे तो layout.cs HTML, ये बेसिक मास्टर पेज है इसका। ये ओपन होता है पहले, तो इसमें देखो प्योर HTML CSS लिखी है, HTML लिखी है।
कोई भी सीएसएस की फाइल हम यूज कर रहे हैं उसका लिंक दे रखा है यहाँ पे, और ये सीएसएस लिख रखी है, इसके अंदर लिंक दिया है एप्लीकेशन का, कि एप्लीकेशन ओपन हो, और यहाँ पे भी लिंक दे रखे हैं जो होम कॉन्टैक्ट और वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या फाइल है, लेआउट डॉट एचटीएमएल। तो ये शेयर्ड है। जो फाइल कॉमन रहेगी वो शेयर्ड फोल्डर में रखेंगे, पार्टिकल जो व्यूज में रहेंगे वो व्यूज में। तो मैं क्या करता हूँ, एक व्यू जनरेट करता हूँ यहाँ से, कंट्रोलर बनाते हैं पहले। कंट्रोलर को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ऐड करना है कंट्रोलर। और कंट्रोलर का नाम हमेशा कंट्रोलर की ही नाम से रहेगा, तो डिफॉल्ट है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कंट्रोलर ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो एक बेस कंट्रोलर अपने आप बन गया, और इसके अंदर एक मेथड बन गया इंडेक्स। ये कंट्रोलर है जो हैंडल करेगा, ये इसके अंदर मेथड है इंडेक्स, कि जब भी कंट्रोलर कॉल होगा उसका ये मेथड कॉल हो। मेथड्स क्या करते हैं बेसिकली, व्यू से लिंक रहते हैं। रिटर्न करेगा व्यू, कौन सी स्क्रीन खुलेगी, अभी हम व्यू बनाएंगे इसको से अटैच कर देंगे। कौन सी स्क्रीन खुलेगी, जब आप इंप्लॉय के इंडेक्स को सर्च करोगे। क्लियर, ये चीज समझ में आई। कंट्रोलर क्या है, हमारे इसको कंट्रोल करता है। अब मुझे डेटा बनाना है, मुझे क्या करना है बेसिकली, एप्लीकेशन में मैं चाहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन खुले, जहाँ पे ऊपर होम अबाउट लिखा हुआ आता है वहां पे एम्प्लॉय लिखा हुआ है, और मैं वहां पे क्लिक करूं तो मुझे एम्प्लॉय के डिटेल्स दिखाई दे। क्लियर है, तो डिटेल्स पहले मुझे डेटा बनाना है। वो डेटा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉडल्स में जाना पड़ेगा। मॉडल बनाने के लिए ऐड करते हैं जस्ट एक क्लास, और इसका नाम दे देते हैं हम क्या, एम्प्लॉय। ये हमारा एक मॉडल बन गया। ठीक है, देखो इस मॉडल के अंदर अब एम्प्लॉय के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, यहाँ पे सब कुछ आसान हो जाता है। एम्प्लॉय के अंदर मुझे क्या चाहिए, पब्लिक बनाना है पहले तो प्रॉपर्टी को, स्ट्रिंग, एम्प्लॉय का नेम होता है तो नेम, और नेम को हम गेट सेट करेंगे ताकि इस प्रॉपर्टी को हम बाहर से सेव कर पाए, यूज कर पाए। यहाँ ना ये हम सी शार्प पढ़ते थे जब करते थे। तो एक एम्प्लॉय क्लास हो गई जिसके अंदर उसका नेम हो गया, और जो भी प्रॉपर्टी होती है जैसे इंट आईडी। ठीक है, और क्या होता है एम्प्लॉय का, पब्लिक स्ट्रिंग जेंडर। ठीक है, ठीक है, और क्या होता है, पब्लिक स्ट्रिंग एड्रेस। और बताओ, पब्लिक स्ट्रिंग, और फोन नंबर दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं। ये समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, ये सिर्फ एक कंटेनर टाइप को बना रहा हूँ जिसमें हम डेटा रखेंगे। तो इम्प्लॉय एक क्लास हो गई जिसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज बना दी, किसकी, इम्प्लॉयज की प्रॉपर्टी। इम्प्लॉयज का नेम होता है, आईडी होती है, जेंडर होता है, एड्रेस होता है, और ईमेल होता है। ये समझ में आ रहा है। हम्म? नहीं, सीक्वल में से तो डेटा लेके आएंगे, डेटा लाके एप्लीकेशन को कैसे देंगे। अब सीक्वल में हो सकता है कि डेटा का नेम कुछ और नाम से हो, और यहाँ पे हमने नेम अलग रखे हैं, तो सीक्वल से डेटा लाएंगे और इसमें भर के किसको देंगे, व्यू को देंगे। तो ये बेसिकली मॉडल है। क्लियर, ये डेटा बनाया है कि डेटा हमारा ऐसा दिखेगा।
डेटा का आर्किटेक्चर। ठीक है, अब ये बना है हमारा मॉडल कि हमारा डेटा जो होगा वो इस टाइप का होगा। इस टाइप के डेटा को हम फिल करेंगे और किसको देंगे, व्यू को देंगे। तो कंट्रोलर ये कौन करता है, ये कंट्रोलर करता है। तो यहाँ पे अगर हमें मॉडल को यूज करना है तो यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग ये नाम एमवीसी और इसके अंदर मॉडल्स। तो हम यहाँ पे मॉडल यूज कर सकते हैं। हमारा मॉडल कौन सा है, इम्प्लॉय। तो क्लास का एक इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसमें हम डेटा फिल करेंगे। क्या क्लास है, इम्प्लॉय। मान लो नाम दे दिया हमने इम्प्लॉय 1 इज इक्वल टू न्यू इम्प्लॉय। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। ये बन गया इम्प्लॉय 1 एक ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या है, नेम, आईडी, जेंडर, एड्रेस, ईमेल। अभी डेटा नहीं है उसके अंदर। तो डेटा रखने के लिए क्या करें, ई एम्प्लॉय 1 डॉट एम्प्लॉय 1 डॉट, देखो नेम। नेम क्या दे दिया, भारत सिंह। क्लियर है। वो एम्प्लॉय का नेम मैंने भर दिया। मेरे कंट्रोलर हो सकता है मैं ये डेटाबेस से हिट करके लाता, जब भी ये पेज रेंडर होता तो इंडेक्स क्या करता है, डेटाबेस से लेके आता हूँ। डेटाबेस से नहीं ला रहा हूँ, खुद यहीं पे नाम दे रहा हूँ एम्प्लॉय 1 डॉट उसकी आईडी। आईडी मैंने इंटीजर दी थी तो सपोज 1। एम्प्लॉय 1 डॉट, तो यहाँ पे जेंडर। ये समझ में आ रहा है। जब सी शार्प में हम करते थे तो हम इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते थे। नेम हो गया, ईमेल। ईमेल भारत@gmail.com। सिर्फ डेटा दे रहा हूँ मैं अभी, एम्प्लॉय 1 का डेटा डॉट एड्रेस, गुड़गांव। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये डेटा है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि जो व्यूज है उसको ये डेटा दे रहा हूँ। ये वाला डेटा जो मैंने फिल किया है व्यूज को दे रहा हूँ। अभी व्यूज मैंने जनरेट नहीं किया है। ठीक है, अभी व्यूज में मैं गो टू व्यू करूंगा। देखो क्या आएगा, अनेबल टू फाइंड ए मैचिंग व्यू। तो इसका व्यू हम जनरेट करेंगे अभी। खुद से भी बना सकते हैं और इसमें जनरेट करने का भी एक मेथड होता है। तो पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक व्यू को ऐड करूँ। कैसे करते हैं, ऐड व्यू, एमवीसी व्यू ऐड। अब इसका नाम क्या है व्यू का, इंडेक्स। टेम्पलेट कौन सी है, कैसी दिखनी चाहिए, अभी मैं कह रहा हूँ कि डिटेल दिखना चाहिए। मतलब कि हमारे एम्प्लॉयज की डिटेल आ जाए। ये स्कैप फोल्डिंग कहते हैं इसको। ये अपने आप लेआउट जनरेट कर देगा। मॉडल क्लास कौन सी है मेरी, एम्प्लॉय मॉडल क्लास। उसे बाइंड कर देगा, यूज ए लेआउट पेज को यूज करेगा और ऐड कर देता हूं मैं। तो देखो, इसने अब इस व्यू पे जाएंगे, गो टू व्यू करेंगे तो ये व्यू जनरेट हो रहा है। अब ये क्या कर रहा है, इसने बेसिक एचटीएमएल खुद से लिख दी और नीचे लिंक भी दे दिए। ठीक है, तो जो डेटा आया है, जो डेटा यहाँ से आया है मॉडल से, जो डेटा मैंने भरा है वो इस व्यू को जाएगा, गो टू व्यू। जैसे इस पे आएंगे गो टू व्यू, इस पे जाएगा। और मॉडल का नेम, मॉडल का यहाँ पे नेम दो बार, अच्छा दो बार इसलिए हुआ कि एक बार नेम लिखा हुआ आएगा, फिर एक बार नेम की वैल्यू आएगी। ये डिस्प्ले फॉर नेम, फॉर नेम क्या है, नेम क्या है भारत, जेंडर मेल। तो ये ऑटोमेटिक से जनरेट कर दिया। ये हम खुद से भी कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक भी करता है। तो अभी मैं सारा कोड नहीं लिखा है, ऑटोमेटिक करा है, इसको हम लिखना भी सीखेंगे कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब ये इंडेक्स हो गया, जो क्या है, मेथड है। कहाँ पे है, कंट्रोलर में। ठीक हो गया। ये मॉडल हो गया जो डेटा भर रहा है। कंट्रोलर ने क्या किया, उस मॉडल में डेटा भरा, डेटा व्यू को दे दिया और व्यू ने उस डेटा को दिखा दिया। अब इस डेटा को देखो, जो व्यू को देखो, व्यू के अंदर हमने डीटी लिखा हुआ है, div बनाया हुआ है। और div के अंदर जो डेटा लिखा है ना, @HTML, जहां पे हम लिखते हैं उसका मतलब होता है हम किसका कोड लिख रहे हैं, सी शार्प का कोड लिख रहे हैं।
तो ये मॉडल में से डेटा निकालने का काम सी शार्प करता है। क्लियर है? टेबल डेटा करके बना रखा है ये। ठीक है, इसको हम डीएल एलिमेंट बना रखे हैं, टेबल डेटा करके बना, दिखाने के लिए। यहाँ पे हम खुद से अपनी एचटीएमएल सीएसएस लिख सकते हैं, अभी उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर। टेबल डेटा, टेबल डेफिनेशन, इस तरीके से आती है। टेबल डेटा, टेबल डेफिनेशन, टेबल टैग में भी यूज होता है। इतना समझ में आया? ये क्या है? कंट्रोलर जो कंट्रोल करेगा। ये क्या है? एम्प्लॉय जो मॉडल डेटा बना रहा है, यहाँ पे डेटा दिख रहा है। अब इसमें देखो, अब इसको कॉल कैसे करेंगे? ये एम्प्लॉय नाम से कॉल होगा, और उसके अंदर इंडेक्स मेथड। और इस कंट्रोलर को कॉल मैं कहाँ से करूंगा? जो मेरा शेयर्ड व्यू है, लेआउट व्यू, उसमें जाऊंगा। ये लिंक जो टॉप पे हेडर आ रहा था ना, वहां के हैं, तो मैं यहाँ पे एक लिंक अपना ऐड कर देता। LI क्या बोलूं? @HTML। अब ये मैं @ से क्या कर रहा हूँ? सी शार्प का कोड लिख रहा हूँ। तो HTML.action लिंक, एक लिंक क्रिएट कर दो। ठीक है, और उस लिंक का नाम क्या रहेगा? एम्प्लॉय। पहला पैरामीटर एम्प्लॉय, दूसरा पैरामीटर देखो एक्शन नेम। कौन से एक्शन नेम को कॉल करूं? तो ये इस कंट्रोलर में इस एक्शन नेम इंडेक्स को कॉल करना है। इंडेक्स को कॉल करना है। और इंडेक्स कहाँ है? कंट्रोलर का नाम, कौन सा कंट्रोलर था ये? एम्प्लॉय कंट्रोलर। सिर्फ एम्प्लॉय देना है, तो ये कंट्रोलर का नाम हो गया। ठीक है, जब हम एप्लीकेशन चलाएंगे तो ये लिंक क्रिएट हो जाएगा, जो एम्प्लॉय कंट्रोलर में जाएगा, इस कंट्रोलर में जाएगा, फिर इसके इंडेक्स मेथड में जाएगा। इंडेक्स मेथड क्या करेगा? जैसे ये मेथड कॉल होगा, ये सारी डिटेल्स भरेगा मॉडल में, और ये मॉडल किसको दे देगा? व्यू को। और व्यू जाके ये खोल देगा पेज में। वो चला के देखते हैं। पहले यहाँ पे चला के, फिर डीबग लगाएंगे। ठीक है, देखो ये एम्प्लॉय आ गया। एम्प्लॉय पे क्लिक किया तो यहाँ पर डिटेल्स आ रही, नेम भारत, जेंडर मेल, एड्रेस, ईमेल गुड़गांव। अभी हमने लेआउट नहीं लिया था, कौन सा लेआउट देना है तो हम लेआउट भी बना सकते हैं। तो ये डेटा आ रहा है, इस डेटा को हम अपने तरीके से भी दिखा सकते हैं। क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? अभी सिर्फ फ्लो समझ रहे हैं, फिर इसको सही से कोड करेंगे। क्लियर? अभी तो ये एक एम्प्लॉय का डेटा था, हम मल्टीपल एम्प्लॉय का डेटा बना सकते हैं। वो मैं दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। इतना समझ में आ गया? फ्लो समझ में आया? बेसिकली पहले फ्लो समझना है कि एप्लीकेशन का फ्लो क्या है। अब ये यहाँ पे कॉल कैसे हुआ, तो दोबारा मैं चलाता हूँ, कंट्रोलर का राउटिंग दिखाता हूँ जो मैं बता रहा था। ठीक है, देखो एक ही पेज पे लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा कोड होता है, और इस पेज की CSS कोई और लिख रहा होगा। तो आराम से CSS लिख सकता है वो इसकी। यहाँ पे हम CSS को यूज कर सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ। तो मॉडल कंट्रोलर शीशा वाला बनाएगा, ये बिल्कुल अलग हो गया व्यू। इसका कोड कोई और लिख सकता है, उसकी सिर्फ क्लास का नेम मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ जैसे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब अभी मैंने एक एम्प्लॉय का डेटा दिखाया था, अभी मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय की लिस्ट बने, मल्टीपल एम्प्लॉयज का डेटा दिखे। क्लियर? तो मैं यहाँ से एक एम्प्लॉय का डेटा ना लेके क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मॉडल है, ये जो मॉडल हमने यूज किए थे, इसमें एम्प्लॉय था, तो एम्प्लॉय की लिस्ट बना दो। एक लिस्ट बना दो, किसकी? एम्प्लॉय की। का नाम क्या रख दो? एम्प्लॉय लिस्ट, न्यू लिस्ट एम्प्लॉय। इसके अंदर सारा डेटा हम फिल करें, और इसको क्या दे देंगे हम? इसके पहले जो व्यू है ना, इसको डिलीट करते हैं। देखो व्यूज कहाँ पे आता है?
एम्प्लॉय के इंडेक्स, इसको हम डिलीट करते हैं क्योंकि नया व्यू जनरेट करेंगे हम। ये व्यू सिर्फ सिंगल एम्प्लॉय को दिखाता था, मैं पूरी अब लिस्ट भेज रहा हूँ। तो ये एम्प्लॉय है, गो टू डेफिनेशन करेंगे, यहां से आ रहा है एक एम्प्लॉय का नेम। अभी ऐसी एक एम्प्लॉय बहुत सारे हैं तो उसकी लिस्ट जाएगी वो। ठीक है, लिस्ट, ये उसकी लिस्ट होगी, इसमें हम डेटा फिल करेंगे। डेटा कैसे फिल करते हैं, एक नया एम्प्लॉय इसमें लिखना है, तो न्यू एम्प्लॉय और उसकी डिटेल। ठीक है, क्या क्या डिटेल होंगी देखो, उसका नेम होगा, अब इसमें मल्टीपल नेम्स भर सकते हैं। भारत, स्पेस दूंगा। क्या कह रहा है दूसरा, अभी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मॉडल से बाइंड है, मॉडल में ये एट्रीब्यूट दिए हैं हमने। आईडी 1 स्पेस करेंगे, ये कहेगा एड्रेस दो, गुड़गांव, कॉमा, ईमेल दो, कॉमा, ये ये एक एम्प्लॉय है। ठीक है, ऐसी पूरी लिस्ट बनानी है, मल्टीपल एम्प्लॉयज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं 5 एम्प्लॉय ऐड कर, रजत, रजत की आईडी 2, कहीं गड़बड़ किया मैंने, नहीं यहाँ, comma लगानी। ठीक है, एड्रेस दिल्ली, ईमेल आईडी, डेटाबेस से उठाना भी सीखेंगे हम, अभी सिर्फ अपने आप से डेटा दे रहे हैं। जीमेल, तीसरा नाम प्रीति, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग है, आईडी 3, एड्रेस नोएडा, प्रीति जेंडर फीमेल, फिर डेटा रोहन, आईडी 4, एड्रेस दिल्ली, रोहन जेंडर पे। अभी ये डेटा ना मैं कॉमन, यही डेटा मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे 2 बार 3 बार दिखेगा, कोई इशू नहीं है, हम सिर्फ डेटा को अभी लिख रहे हैं। इसको चेंज करने के लिए भारत 2, रजत 2, प्रीति 2, रोहन 2, भारत 3, रजत 3। फिर डेटा टाइप ना करना पड़े, मैं इसलिए 3 3 कर दे। आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। ठीक है, अब मेरे व्यू को क्या देनी है, ये जो लिस्ट है एम्प्लॉय लिस्ट ये देनी है, ये दे दी हमने। अभी व्यू हमने डिलीट कर दिया था तो उसका व्यू जनरेट नहीं हुआ है। कोड कैसे दिखेगा, देखो व्यू में जाएंगे, गो टू व्यू करेंगे तो कोई व्यू नहीं है, व्यू इसका जनरेट करेंगे हम। व्यू जनरेट करने के लिए क्या करना है, ऐड व्यू, एमवीसी 5, व्यू का नाम क्या रहेगा, इंडेक्स, और टेम्पलेट हमें कैसा दिखाना है, लिस्ट दिखानी है, लिस्ट। ठीक है, और मॉडल क्लास कौन सी है हमारी, एम्प्लॉय। लेआउट यूज करना है, यस, लेआउट हम यूज कर सकते हैं, तो लेआउट से मास्टर पेज था ना, लेआउट कौन सा यूज करना है, शेयर्ड वाला, ये वाला। ठीक है, लेआउट आ गया, ऐड कर दिया, तो ये इसने एक व्यू जनरेट कर दिया जहाँ पे हम डेटा लिखेंगे। इसको अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, इसको लिखना भी सीखेंगे कि अपने आप कैसे इसको लिखा जाता है। तो अभी इसमें ऑटोमेटिक हमने जनरेट करवा लिया। क्लियर, ये हमारा क्या, व्यू, ये हमारी शेयर्ड एचटीएमएल, ये मॉडल है, ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर से हमने डेटा खुद से लिखा, व्यू को दे दिया, व्यू जनरेट कर दिया। अब इसको चला के देखते हैं।
ठीक है, एम्प्लॉय में गए, देखो एम्प्लॉय लिस्ट आ गई, वो सारा डेटा यहाँ पे आ गया। अभी ये बटन काम नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोड हमने लिखा नहीं है, अभी ये सिर्फ व्यू जनरेट हुआ है। अब ये पूरी जो CSS लिखी हुई है इसके लिए, वो इंडेक्स ने टेबल क्लास खुद से जनरेट करी है। टेबल क्लास कहाँ है? जो बूट स्ट्रैप की फाइल्स मैंने बताई थी, अलग फाइल में है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट देखो, जो स्क्रिप्ट्स में अगर हम इसमें जाएंगे कंटेंट में, बहुत सारी बूट स्ट्रैप इसने यूज की है। उस बूट स्ट्रैप से ये टेबल का कोड आ रहा है, तो बिल्कुल अलग लिखे। देखो CSS का कोई भी कोड नहीं है यहाँ पे, तो CSS वाला अपनी टेबल डिजाइनिंग का कोड अलग लिख सकता है, मैं सिर्फ उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ इसलिए। और जो डेटा आएगा वो बिल्कुल अलग है, कहाँ से भेजना है वो बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं कि डेटा के लिए हमने एम्प्लॉय बना दिया, कंट्रोलर डेटा कैसे हैंडल होगा, क्योंकि डेटा को हैंडल करना भी अलग है, कि डेटाबेस से कैसे लाना है, कैसे को रखना, सब एक ही पेज में लिख देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग सेग्रीगेट किया है। जैसे हम घर होता है ना, घर में किचन अलग है, बेडरूम अलग है, लॉबी अलग है, वरना क्या कर सकते थे, एक ही रूम बना के सब उसी में रख सकते थे, तो वो कंफ्यूज हो जाता, तो ये अलग आर्किटेक्चर बनाया। देखते हैं उनको कैसे चल रहा है। एम्प्लॉय डॉट इंडेक्स, एम्प्लॉय कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम फिर इंडेक्स का नाम। समय यहाँ पे सबसे पहले कहाँ हिट आएगा, यहाँ पे आएगा, इस कंट्रोलर के पास। ठीक है, अगर मैं इस एप्लीकेशन को चलाऊं और ये देखो किस पेज को खोलेगा, अगर ये एम्प्लॉय पेज को खोलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे हिट आएगा। URL देखो, राउटिंग समझे, एम्प्लॉय पे क्लिक किया तो इसका एम्प्लॉय डॉट इंडेक्स खुल रहा है, तो ये एम्प्लॉय में गया, यहाँ से इसने एम्प्लॉय लिस्ट, जैसे इसको लोड किया इस कंट्रोलर को, ये एम्प्लॉय लिस्ट बन गई, एम्प्लॉय लिस्ट में डेटा आ गया। अब इसने व्यू को दे दिया, नेक्स्ट जाएंगे, व्यू को दे दिया, और यहाँ पे व्यू है। ठीक है, इसने व्यू को रिटर्न करा दिया, शेयर्ड फाइल ओपन हुई, फिर व्यूज में आएगा, व्यूज में सारा डेटा आएगा, फिर उस डेटा को क्या कर देगा, स्क्रीन पे लिख देगा। देखो मॉडल्स नेम, सारे नेम इसके अंदर आएंगे। क्लियर है? जेंडर कैसे दिखेगा, भैया बोलते हैं, लूपिंग की है, वहां पे लिस्ट भेजी थी तो लिस्ट के लिए लूप लगा रखा है। अब ये सारा कोड हम सीखेंगे कैसे करते हैं इसको, अभी सिर्फ मैं वर्किंग दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे नेम आ गया, पहला नेम क्या, भारत। अब ये मॉडल है, इसके अंदर सारा डेटा है, देखो हमने 10-12 एलिमेंट ऐड किए थे, इसके अंदर सारा डेटा है, पहले के अंदर, दूसरे के अंदर। अब हमने लूप लगा के उस डेटा को सिर्फ डिस्प्ले कराया, इतना सा कोड लिखा है और सारा डेटा डिस्प्ले किया। इस डेटा को ही अगर मैं और कॉपी कर दूं, कॉपी कर दूं, डुप्लीकेट कर दूं, ठीक है, सपोज इतना डेटा आ रहा है डेटाबेस से। क्लियर है? तो ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्क्रीन पे जाना है, उधर डीबगर हटा देता हूँ मैं यहाँ से भी, और यहाँ से, तो डेटा जितना भी आता रहेगा ये डिस्प्ले करता रहेगा, सिर्फ उतने से कोड से। तो डेटा पूरा देखो यहाँ पे एप्लीकेशन पे दिख रहा है, तो फटाफट एप्लीकेशन बन जाता है। अब इससे एडिट पेज भी बना सकते हैं हम, एडिट पे क्लिक हो तो क्या करें, ठीक है, मैं इसमें एक दो ऑप्शन और सिखाता हूँ कि एडिट करना। अब एडिट पे क्लिक करना, तो देखो एम्प्लॉय डॉट एडिट डॉट वन, फर्स्ट वाले एम्प्लॉय को एडिट करो कह रहा है ये। क्लियर? फर्स्ट वाला एम्प्लॉय, अभी एडिट एक्शन मेथड हमने बनाया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स बनाया ना, एडिट नहीं बनाया। एडिट हम बना सकते हैं अभी, हम एडिट पे क्लिक करें, उस पे कॉल हो, यहाँ पे हम बना सकते हैं। पहले हम क्या करें, आईडी यूनिक कर लें सब, इतना डेटा हटा लें, 12 ही रख रहे हैं। तो हम यहाँ पे एडिट का फंक्शन भी बना सकते हैं, कि जैसी एडिट ओपन हो, क्या हो यहाँ पे, तो पब्लिक एक्शन रिजल्ट एडिट, एडिट क्या करें, एडिट को क्या करना है, एडिट जैसे ही हम
अभी इसमें रिटर्न नहीं कराया कुछ, अभी इसका एरर देगा। देखो एडिट पे क्या करना है कि मैं एडिट के बटन पे क्लिक करूं तो जिसके भी सामने क्लिक करूं, जिसकी भी आईडी के सामने क्लिक करूं, उसका डेटा वहां पे दिख जाए। ठीक है, और उसको हम एडिट कर सकें। ये चीज समझ में आ रही है? तो मुझे पता करना पड़ेगा कि यहाँ से कौन से बटन पे क्लिक हो रहा है। और इंडेक्स और सीएस फाइल में देखो, जो बटन बना है एडिट के पीछे हमने आइटम डॉट आईडी, उस पार्टिकुलर एलिमेंट की आईडी दे रखी है। तो अगर उस आईडी पे क्लिक होगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे कौन सा बटन दे रहा हम, एडिट का दे रहे हैं। ये कंट्रोलर है, एडिट का बटन है। इसमें मुझे सिर्फ यहाँ पे इंट आईडी लेनी है। क्लियर? ये चीज समझ में आई? आईडी लेनी है और उस डेटा को यहाँ से ढूंढना है, और वो डेटा व्यू को दे देना है। समझ में आ रहा है कि देखो डेटाबेस में 12 तरीके का डेटा रखा है, मुझे सिर्फ एक ही डेटा दिखाना है जो क्या करे, डिस्प्ले हो एडिट स्क्रीन पे। तो मुझे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि इस लिस्ट में कौन से एडिट बटन पे क्लिक होके आया है। ये चीज समझ में आ रही है? आईडी देखो, आईडी हमेशा नहीं आएगी। कैसे करते हैं, सपोज ऐसे करना है, जैसे यहाँ पे बटन है टॉम, इसमें एडिट किया तो मुझे टॉम की आईडी चाहिए। तो टॉम की आईडी के बेसिस पे मैं ये स्क्रीन दिखाऊं और वो डेटा को सेव करे, तो ये डेटा सेव हो जाए। तो ये कैसे करना है देखो, सबसे पहले हर एडिट की आईडी किससे लिंक होगी, जॉन से। हमने कहाँ पे लिंक करा रखी है, हर एलिमेंट की आईडी के बटन के पीछे उसकी आईडी है। ठीक है, इस बटन के पीछे आईडी है। तो इस डेटा को हमें लेना है पहले, और फिर व्यू को देना है, और फिर व्यू को डिजाइन करना है। तो व्यू से डेटा लेने का हमने आईडी के बेसिस पे ले लिया। अब सर्च करें, कहाँ पे सर्च करें, इस लिस्ट में, एम्प्लॉय लिस्ट डॉट वेयर कमांड। ये लैम्डा एक्सप्रेशन है। ठीक है, कोई बताऊंगा लैम्डा एक्सप्रेशन सर्च करने के लिए होता है। वेयर एक्स, कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना दो, एक्स डॉट, एक्स डॉट, इसके अंदर जहां पे भी आईडी मिले, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं, ईएमपी आईडी। और यहाँ पे क्या है, आईडी। तो जहां पे भी एम्प्लॉय आईडी स्क्रीन से आए, अगर वो किसी भी आईडी के बराबर है, ठीक है, तो उसका फर्स्ट आईडी इक्वल इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, जो भी रिजल्ट मिले उसका पहला रिजल्ट लिया। मैं इस लिस्ट में सर्च कर रहा हूँ, क्या, एम्प्लॉय लिस्ट है, वेयर एक्स आईडी, इस एलिमेंट में जो भी आईडी, एम्प्लॉय आईडी जहां से आ रही है तीन से उस आईडी के बराबर हो तो लिया। तो वहां से हो सकता है 1 2 कौन सा एडिट करने के आए, मेरे पास नहीं पता। सपोज 10 आ रहा है, तो 10 वाला डेटा उठा के ये डेटा को रिटर्न कर देगा। और डेटा किस टाइप का है, इम्प्लॉय टाइप का है। इम्प्लॉय टाइप का यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ। वेरिएबल भी चाहिए होगा क्या, इम्प्लॉय टाइप इम्प्लॉय। ठीक है, अब अपने व्यू को वो रिटर्न करा देता हूँ। रिटर्न, रिटर्न व्यू। क्रेडिट का व्यू मैंने बनाया नहीं अभी, अभी बनाएंगे। इम्प्लॉय में क्लिक किया, ये व्यू को क्या दे दिया, डेटा दे दिया। कौन सा डेटा, सिर्फ एक कैंडिडेट का डेटा दिया है इसमें से, कि किसका डेटा एडिट कर दो। अब व्यू इसका जनरेट करना है, गो टू द व्यू। कभी कोई व्यू नहीं है क्योंकि हम जनरेट नहीं किया है, तो ऐड करते हैं, ऐड। इसका नाम क्या होगा, एडिट होगा। मॉडल कौन सा चाहिए हमें, एडिट वाला चाहिए। एडिट का टेम्पलेट बना हुआ आएगा। मॉडल क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय। लेआउट हम ये यूज कर रहे हैं, ऐड कर देंगे। ये देखो अपने आप जनरेट हो गई है। ठीक है, क्या होगा, अगर मैं क्लिक करूंगा, ये एच टी टी पी गेट रिक्वेस्ट है, एच टी टी पी गेट। ठीक है,
ये डेटा एडिट स्क्रीन पे आएगा अभी, देखते हैं करके, आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा सा समझने में 3 4 बार करके देखना पड़ेगा तुम्हें, तब समझ में आएगा। इम्प्लॉय करें तो देखो यहाँ पे बहुत सारे एडिट बटन है, मैं कौन सा डेटा एडिट कर रहा हूँ, तो रजत 3, तो रजत 3 ही खुलना चाहिए दूसरे स्क्रीन पे। तो मुझे कैसे पता लगेगा यहाँ पे रजत 3 है, इसकी आईडी है, इस बटन पे दे रखी है, इस बटन पे क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे हिट आएगा और ये आईडी आएगी रजत की, करके देखें। रजत की आईडी होगी 12 थे तो 10 होगी, एडिट करते हैं। तो ये कह रहा है कि एमबीसी कहीं गड़बड़ हो गई, कि पैरामीटर कंटेन ए नल एंट्री फॉर एम्प्लॉय आईडी ऑफ ए नलेबल टाइप और मेथड, कहीं हमने एरर कर दी। एम्प्लॉय आईडी में ये नल आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो आईडी आ रही है वो हमें ना सेम देनी पड़ेगी, आइटम.id, आइटम.id हमने यहाँ से भेजी है, एक बार चेक करते हैं। आइटम.id, यहाँ पे हम आईडी ही कर रहे हैं। ये वाला व्यू में जाते हैं, कॉपी, उस वहां से आईडी आ रही है एक्चुअल में, कुछ चेंज नहीं कर, आईडी और आईडी जिसको कंटिन्यू करते हैं। देखो किसकी आईडी, 1 की आईडी, कंटिन्यू करता हूँ तो ये देखो खुल गया। कहने का मतलब है एम्प्लॉय में गए, अब यहाँ से आईडी मुझे किसका डेटा अपडेट करना है, सपोज रजत का करना है जो हम कर रहे थे, तो इसकी आईडी कितनी है, 10 है। कैसे पता लगा कि हमने रजत की आईडी 10 भेजी थी? तो इस स्क्रीन से नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा ना किसकी आईडी पे डेटा अपडेट करना है। एडिट पे गए, देखो वहां से आईडी आ रही है, कौन सी, 10 आ रही है। क्यों? क्योंकि उस बटन के पीछे हमने आईडी दी है, ये एम्प्लॉय.id, और उस आईडी का यूज करके हमने डेटा को फाइंड किया है। अभी नल है, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सर्च करके ले आया, आगे बढ़ाते हैं। और एम्प्लॉय डेटा, किसका डेटा लेके आया सर्च करके, दिल्ली, रजत, मेल, रजत 3, और उसका डेटा किसको दे दिया इसने, एम्प्लॉय को दे दिया। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्क्रीन पे क्या आएगा, एम्प्लॉय आ जाएगा। अभी सेव नहीं होगा क्योंकि सेव का हमने बनाया नहीं है, इसका बनाएंगे तो देखो अभी एरर दे रहा है, को मिला ही नहीं। एडिट 10 को सेव हमने कराया नहीं, अभी सिर्फ एडिट कराया। एम्प्लॉय, ये स्क्रीन है, रोहन का डेटा एडिट करना है, तो रोहन इस स्क्रीन पे अभी से मैं लाया था अभी, अब इसको सेव भी कराएंगे। क्लियर? भारत सिंह, एडिट, एडिट हो, सेव कराने के लिए। रजत समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो इस डेटा को सेव कराने के लिए देखो एडिट पे क्लिक कर रहे हैं, ये सेव बटन है, एडिट पेज है, तो सेव की एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाती है। गेट रिक्वेस्ट डेटा गेट करने के लिए होती है, पोस्ट डेटा सबमिट करने के लिए। मैं चाहता हूं कि ये डेटा, अब जो मैंने रजत को क्या कर दिया, इसका एड्रेस कर दिया गुड़गांव, तो मैं चाहता हूँ कि डेटा डेटाबेस में सेव हो जाए। अभी डेटाबेस में नहीं कर रहे हैं, लिस्ट में कर रहे हैं, तो लिस्ट में जाके ये सेव हो जाए। ठीक है, तो इसका पोस्ट मेथड हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, एक पोस्ट मेथड बना दें, एडिट का ही एक पोस्ट मेथड, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, क्या करें, एडिट बनाएं, और ये क्या लेगा, ये एम्प्लॉय की डिटेल लेगा, सारी एम्प्लॉयज की डिटेल लेगा। ये कौन सा मेथड हो गया इसका, HTTP पोस्ट मेथड। ठीक है, अब ये जो पोस्ट करेगा, जैसे हमने यहाँ पे आईडी ली थी ना, तो ये आईडी नहीं लेगा, ये वहां से अब एम्प्लॉय की डिटेल लाएगा, कौन से एम्प्लॉय का हमें अपडेट करना है, एम्प्लॉय की सारी डिटेल। हो सकता है हमें 4 चीजें अपडेट की हूँ। क्लियर?
यहाँ पे सेव पे क्लिक किया है। अभी दो चीजें हो सकता है, हमने 10 चीजों को चेंज किया हो, तो डेटा तो हमें वहां से सारा लेके आना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या करें, इम्प्लॉय टाइप का मॉडल आएगा हमारा, ठीक है, और ईएमपी कि नया इम्प्लॉय जो भी आएगा, कहाँ पे, सेव बटन पे क्लिक करने को। सेव बटन कहाँ पे, एडिट में ये बटन है सेव। ये बटन जब सेव होगा, जो फॉर्म का डेटा होगा वो सारा हमारे पास इस कंट्रोलर पे आएगा, और इस कंट्रोलर से हमें पहले क्या करना है, उस डेटा को ढूंढना है। क्लियर? ढूंढेंगे कैसे, सेम मेथड, आईडी, यहाँ पे क्या आ रहा है, इम्प्लॉय आ रहा है, तो यहाँ पे इम्प्लॉय डॉट आईडी, ये क्या कह रहा है, यूज ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पे एम्प्लॉय 1 लिख देते हैं, ठीक है। जो डेटा आ रहा है एम्प्लॉय का वो यहाँ पे आएगा, सर्च करेगा, तो हम जो पुराना डेटा है एम्प्लॉय का उसको रिमूव कर देंगे। हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय लिस्ट डॉट रिमूव, रिमूव क्या कर देंगे, पुराना डेटा। तो ये जो सर्च करके ला रहा है ये पुराना डेटा है। क्लियर? उस आईडी के बेसिस पे जिसको अपडेट करना चाह रहा है, तो उसका पुराना डेटा हमने डिलीट कर दिया, एम्प्लॉय 1 डिलीट कर दिया। और उस लिस्ट में, जैसे यहाँ पे दिया है, उस लिस्ट में नया डेटा अपडेट कर देंगे। नया डेटा कहाँ पे आ रहा है, उस बटन से यहाँ पे आ रहा है, तो क्या कर दें, एम्प्लॉय लिस्ट डॉट एड एम्प्लॉय। क्लियर? अपडेट करने के बाद इसको भेज दें, रिटर्न करा दें। रिटर्न कहाँ पे, इस इंडेक्स पेज में जो इंडेक्स को दिखा रहा था, यहाँ पे करेंगे रीडायरेक्ट टू एक्शन। एक मेथड होता है, सारे मेथड मैं सिखाऊंगा अभी। रीडायरेक्ट टू एक्शन, कौन से एक्शन को भेज दो, सेम कंट्रोलर के इंडेक्स ऑप्शन को भेज दो। तो ये डेटा सबमिट करने के बाद इसको भेज देगा, ये एम्प्लॉय लिस्ट आपकी शो कर देगा जो अपडेट हो गई है अब। ये बेसिकली हमने अपडेट कर दिया। अब इस लिस्ट को हम ना स्टैटिक बनाएंगे, ताकि इसकी एक ही कॉपी बने, डेटा चेंज हो तो हमें दिखे। क्लियर है? स्टैटिक मतलब इसकी सिंगल कॉपी बनेगी, वरना इसका कॉपी बन के आता और फिर डेटा अपडेट हो जाता। क्लियर है? अब हम चाहते हैं कि डेटा हमारा, जो इम्प्लॉय लिस्ट है, बस थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इस लिस्ट को देख लो कि कैसे ये स्क्रीन पे जाएगा। इस लिस्ट को जो हमें दी है, सिर्फ इस लिस्ट को अब ऑर्डर बाय करना है। ऑर्डर बाय मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। ऑर्डर बाय एम्प्लॉय लिस्ट डॉट ऑर्डर बाय एक्स डॉट आईडी के बेस पे। क्लियर? आईडी के बेस पे ऑर्डर बाय कर दिया, डॉट टू लिस्ट। लिस्ट के फॉर्म में इसको भेज दिया। समझो पहले थोड़ा सा है, इसको समझो फिर एंड करते हैं। एडिट का समझ में आ गया था कि एक पार्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा हमने दिखाया था। अभी किसी भी एम्प्लॉय का डेटा अपडेट किया है, तो उस एम्प्लॉय का डेटा हमने इस बटन में ले लिया, इस वेरिएबल में ले लिया, और ये वेरिएबल एक मॉडल टाइप का है। वो सारा डेटा एम्प्लॉय का आया, हमने पहले ढूंढा डेटा कि वो डेटा कौन सा है, उस एम्प्लॉय का डेटा को डिलीट कर दिया और उसकी जगह पे नया डेटा डाल दिया, और रिडायरेक्ट करा दिया इंडेक्स पेज पे। तो इंडेक्स पेज होगा, जिस भी एलिमेंट का डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, और जो नया डेटा आया है वो अपडेट हो जाएगा। तो इसको चला के देखते हैं। एम्प्लॉय, तो यहाँ पे रजत है, मेल, एडिट करते हैं, दिल्ली, डेटा सेव करते हैं। तो देखो, रजत का डेटा क्या हो गया, सेव हो गया, दिल्ली गुड़गांव। प्रीति नोएडा,
नोएडा अपडेट कर दूं, डेटा को पता लग जाए। अपडेट, सेव किया, देखो प्रीति का डेटा अपडेट हो रहा है। मेल, सेव किया, मेल हो गया। अभी डिलीट और इसका नहीं किया, डिलीट करेंगे। देखो अभी हमने बनाया नहीं है डिटेल्स का डिलीट करने का, तो अभी वो नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। तो डेटा को एडिट करना, अपडेट करना, ये बहुत इजी हो जाता है एमवीसी। तो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में कौन सा काम क्या कर रहा है वो यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में। इसको 4-5 बार बना के देखना पड़ेगा, एक एक कोड लिखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा ये स्टार्टिंग में। क्लियर। एमवीसी देखने में जितनी सरल लगती है, यूज करने में उतनी ही ट्रिकी है। ये चीज समझ में आई। तो इसको